हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड जिला सीरीज़ का 8वां जिला पौड़ी गढ़वाल के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले हमने उत्तराखंड जिला सीरीज़ में 7 जिलों को कवर किया और साथ ही देखिए उसके जो टॉप एमसीक्यूज़ हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी को भी हमने सॉल्व किया। जिसमें कि किसी वीडियो में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाती हूँ, किसी में 25 या किसी में 30 क्वेश्चन। तो देखिए आज का जो ज़िला है हमारे पास वो है गढ़वाल मंडल का एक ज़िला जो है पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है वो किस तरह से बना, यहाँ का इतिहास कैसा था, क्या क्या यहाँ पर हुआ था पौड़ी गढ़वाल ज़िला बनने में। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पौड़ी गढ़वाल का भौगोलिक परिदृश्य है वो कैसा है, यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से झरने हैं, कौन से ताल हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पौड़ी गढ़वाल ज़िले की जो सेकंड वीडियो आएगी उस वीडियो में हम मेले, मंदिर, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो देखिए किसी भी ज़िले को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मैप बना लेते हैं। तो अगर आपने पौड़ी गढ़वाल ज़िले का मैप नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उत्तराखंड का एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल जो कि गढ़वाल मंडल के अंदर आता है। तो पौड़ी गढ़वाल की सबसे पहले हम बाहरी सीमाएं देखेंगे। बाहरी सीमाओं में देखिए आपको कितने सारे ज़िले उत्तराखंड के दिखेंगे। तो टोटल 7 ज़िले हैं जो कि पौड़ी गढ़वाल ज़िले को टच करते हैं, जिनमें पूर्व में आते हैं चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। उधर ही आपका जो उत्तर में आता है, उत्तर में आपका टिहरी गढ़वाल आता है, पश्चिम में आपके देहरादून, हरिद्वार आता है और देखिए दक्षिण में आपका आता है यूपी का और उत्तराखंड का जो तराई भाबर वाला क्षेत्र है वह भी आता है। तो दक्षिण में आपका ये यूपी राज्य से भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है वो एक आंतरिक ज़िला ना होकर क्या है, यूपी से भी टच कर रहा है, यानी कि देश के अंदर भी सीमा बना रहा है अलग अलग राज्य से। तो यूपी राज्य से ये सीमा बनाता है। और ज़िले कितने हैं, 7 ज़िले हैं। तो अब तक आपने जितने भी ज़िले पढ़े उनमें से सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाने वाला, सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ सीमाएं बनाने वाला जो ज़िला है वो है पौड़ी गढ़वाल। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बन के आता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों की सीमाओं से स्पर्श होता है। तो ऐसा ज़िला है पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़िले टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून, इन 7 ज़िलों से ये टच होता है। ठीक है, और साथ ही एक ये राज्य यूपी उत्तर प्रदेश से भी टच होता है। तो ये तो थी इनकी बाहरी सीमाएं। तो दिशा के अनुसार हम बाहरी सीमाएं लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं सीमाओं में जो बाहरी सीमाएं हैं। पूर्व में चमोली और अल्मोड़ा होता है, पश्चिम में हरिद्वार और देहरादून, उत्तर में टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग और दक्षिण में नैनीताल। तो ये 7 ज़िले हैं। अब हम देख लेते हैं जो पौड़ी गढ़वाल के अंदर कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक नदी बहती हुई आती है, चमोली से स्टार्ट होते हुए रुद्रप्रयाग, टिहरी, उसके बाद श्रीनगर के पास से गुजरते हुए ये ज़िले से बाहर को जाती है। तो यहाँ पर ये नदी कहलाती है अलकनंदा नदी। तो आपको पता होगा जब आपने पंचप्रयाग पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से आती है, वो आती है चमोली से। तो चमोली से अलकनंदा रुद्रप्रयाग टिहरी होते हुए बाहर निकलती है। उसी तरह से आपको एक और नदी दिख रही होगी, यहाँ टिहरी गढ़वाल से आ रही है, टिहरी के देवप्रयाग से ये आते हुए देहरादून तक पहुँचती है और फिर उसके बाद हरिद्वार से ये राज्य के बाहर निकल जाती है, तो ये यूपी में चली आती है। तो ये नदी आपकी कहलाएगी गंगा नदी। तो टिहरी में यहाँ पर जो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग से होते हुए देहरादून से और हरिद्वार से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है टिहरी के देवप्रयाग में। यह आपने पंचप्रयाग में पढ़ा होगा। तो 2 नदियाँ तो हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब यहाँ पर 2 नदियाँ और है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। जो पूर्वी नयार है वो पश्चिमी नयार से थोड़ा सा पूर्व के साइड में है, इसलिए आप नयार को 2 भागों में बांटा है। एक पूर्वी नयार है और एक पश्चिमी नयार है, जिसका उद्गम जो होता है वो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। तो देखिए ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और मैं बताऊंगी कि जो इसमें से 5 नदियों का संगम होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी नदियां हैं और क्या क्या इनकी मुख्य बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपने सुना होगा पौड़ी गढ़वाल ज़िले में एक कालागढ़ बांध, कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल के अंदर आता है। और यहाँ पर जो ये कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी से बना है। रामगंगा नदी यहाँ पर बांध पर है। तो ये आपकी नैनीताल ज़िले के साइड में भी है, इसलिए आपको याद रखना है। नैनीताल रामनगर क्षेत्र के पास में ही कालागढ़ बांध है जो कि पौड़ी गढ़वाल ज़िले के अंदर आता है। तो एक आपको नदी रामगंगा भी यहाँ पर याद रखनी है। रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और आपकी जो गंगा नदी है अलकनंदा नदी है, तो इन सभी नदियों को आपको याद रखना है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी हम दूधातोली पर्वत श्रृंखला पढ़ते वक्त और जलप्रपात पढ़ते वक्त भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पर जो मेन स्थान है वो है यमकेश्वर। श्रीनगर से देखते हुए आप जाएंगे तो पौड़ी के पास में ही श्रीनगर है, खिरसू है। पौड़ी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए व्यास घाट है, फिर सतपुली आता है, लैंसडाउन आता है, दुगड्डा आता है। दुगड्डा के पास में ही कोटद्वार है। तो इस तरह से ये जो अंदर के पौड़ी गढ़वाल के जो मेन स्थान है वो मैंने आपको बता दिए। पौड़ी गढ़वाल ज़िले का जो गठन है वो 1969 में हुआ था। तो अब आगे चलते हैं। मैप को हमने अच्छी तरह समझ लिया है, सीमाएं हमने पढ़ ली है। अब हम देख लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति को रिटर्न में, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले का क्षेत्रफल है वो है 5329 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तराखंड का ये चौथा सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। 5 जो सबसे बड़े ज़िलों का क्रम है उत्तराखंड में वो कुछ इस प्रकार है। चमोली सबसे पहले नंबर पे आता है जिसकी जो क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सबसे बड़ा है, इसलिए आपसे इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से उत्तरकाशी आता है, फिर पिथौरागढ़ है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पौड़ी आता है जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, और 5वें नंबर पर नैनीताल आता है। तो ये 5 सबसे बड़े उत्तराखंड के ज़िले हैं। पौड़ी गढ़वाल की जो सीमाएं हैं वो 7 जिलों से स्पर्श करती है। क्वेश्चन बनता है, और अगर आपको ये 7 जिलों के नाम याद हैं तो कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ज़िला नहीं है जो पौड़ी से सीमा बनाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल से उत्तर प्रदेश राज्य की भी सीमा लगती है, ये भी आपको याद रखना है। जिलों के अलावा यूपी से भी पौड़ी सीमा बनाता है। पौड़ी का जो 90% से अधिक भाग है वो पहाड़ी भाग है, क्योंकि जो पौड़ी गढ़वाल है वो एक पर्वतीय जिला माना जाता है, ठीक है। तो 90% से भी अधिक भाग यहाँ पर पर्वतीय है। और ये किस हिमालय श्रेणी में बसा हुआ है उसको भी जान लेते हैं। तो यह शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। तो शिवालिक और मध्य हिमालय, ये हिमालय की जो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय जिसे बोलते हैं, लघु हिमालय। तो उसी तरह से शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। अब देखिए उत्तरकाशी जो गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से स्पर्श नहीं होती है, क्योंकि गढ़वाल मंडल में टोटल 7 जिले हैं और आपकी जो 5 जिले ऐसे हैं जो पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा बनाते हैं, और एक जिला ऐसा है जो नहीं बनाता है, वो केवल कौन है, उत्तरकाशी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यह जनपद मध्यवर्ती भाग शिवालिक के अंतर्गत आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है। तो ये भौगोलिक स्थिति हमने जान ली पौड़ी के बारे में। अब हम जानते हैं पौड़ी गढ़वाल की इतिहास के बारे में, क्योंकि जो गढ़वाल मंडल है वहाँ अनेकों गढ़ हुआ करते थे पहले से ही। तो यहाँ पर जो चांदपुर एक गढ़ था, चांदपुर गढ़ चमोली को बोला जाता है, पुराना नाम है चमोली का। तो चांदपुर गढ़ का एक शासक हुआ करता था अजयपाल, जो कि पवार वंश का था। तो अजयपाल ने अनेक गढ़ों को विजित किया और उनको अपने कब्जे में ले लिया, और सभी गढ़ों को जीतकर उसने एक संयुक्त गढ़वाल की स्थापना की थी। तो याद रखना है, अजयपाल ने अनेक गढ़ों को जीता और फिर एक संयुक्त गढ़वाल की स्थापना करी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वर्तमान के देहरादून, सहारनपुर और हरिद्वार इलाके भी शामिल थे। तो गढ़वाल मंडल के बहुत से इलाकों के साथ साथ देहरादून, सहारनपुर और हरिद्वार के इलाके भी इसमें शामिल थे। पवार वंश ने भी यहाँ लंबे समय तक शासन किया था। तो गढ़वाल मंडल में जो है पवार वंशों का सबसे अधिक लंबे समय तक शासन रहा था। तो अजयपाल, जिसने संयुक्त गढ़वाल की स्थापना करी थी, उसने अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर पर स्थानांतरित किया था। तो जब हमने मैप में श्रीनगर देखा था तो उसके आसपास ही देवलगढ़ है। पहले अजयपाल की राजधानी देवलगढ़ थी और फिर उसके बाद उसने श्रीनगर में अपनी राजधानी को बनाया था। तो जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला था वो प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न था बिल्कुल। तो यहाँ पर मुग़ल शासक जो थे उन्होंने भी कई बार आक्रमण करने की सोची। तो उनमें से ही एक मुग़ल सेनापति नवाजत खान द्वारा 1636 में देहरादून घाटी पर आक्रमण किया गया।
तो देखो उन्होंने 1636 में देहरादून घाटी पर आक्रमण किया, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल के अंदर आता था। तो इस वक्त जो रानी कर्णावती थी, जिसको आप नागकटी रानी के नाम से जानते होंगे, तो रानी कर्णावती ने मुग़ल सेनापति नवाज़त खान को हरा दिया था और हराकर इसको वापस वहाँ पर भेज दिया था अपने ही क्षेत्र में। उसके बाद देखो अब आता है अगला, इतिहास में ही खुड़बुड़ा युद्ध। गढ़वाल मंडल में खुड़बुड़ा युद्ध जो है प्रद्युम्न शाह, जो कि पवार वंश का शासक था, और गोरखाओं के बीच में हुआ था। गोरखा जो नेपाल से आए थे उनको गोरखा कहा जाता था। तो वो लोग भी गढ़वाल पर आक्रमण करके उसको अपना बना लेना चाहते थे और यहाँ पर शासन करना चाहते थे। तो खुड़बुड़ा मैदान जो था देहरादून का, तो वहाँ पर ये युद्ध हुआ प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, ये युद्ध 1804 में हुआ, जिसमें कि जो गोरखा लोग थे वो जीत गए। यानी कि जो गोरखा लोग थे 1804 में प्रद्युम्न शाह को उन्होंने हरा दिया था, क्योंकि जो गोरखा लोग थे बड़े ही शातिर, चालाक और हिम्मत वाले थे, और उन्होंने प्रद्युम्न शाह को हरा दिया था, क्योंकि जो पवार वंश था उनके आपसी शासकों के बीच में इतनी ज़्यादा एकता नहीं थी, इसलिए वो हार गए, और इतने ज़्यादा हथियार भी उनके पास नहीं थे। तो देखो 1814 तक गोरखाओं का शासन कहाँ रहा था, गढ़वाल में रहा था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पहले अजयपाल ने संयुक्त गढ़वाल बनाया, फिर उसके बाद प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पर जो शासन किया है, और प्रद्युम्न शाह ने ही गोरखाओं के साथ खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध भी किया, जिसमें गोरखा लोग जो थे उन्होंने प्रद्युम्न शाह को हरा दिया, और 1814 तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। फिर देखो जो गोरखा लोग थे ना, उनके साथ अंग्रेज भी आ गए आक्रमण करने, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो यहाँ गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों का ही हिस्सा जीत लें और यहाँ पर राज करें। तो पवार वंश के शासकों ने उनकी मदद की। उनमें से ही एक सुदर्शन शाह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की गोरखाओं को हराने के लिए, क्योंकि सुदर्शन शाह चाहता था कि जो ये उनके पूर्वजों का राज्य है, पूर्वजों का मंडल है, जो गढ़वाल मंडल था, तो वहाँ पर फिर से सुदर्शन शाह के कब्जे में वो आ जाए और वो उनको वापस मिल जाए। इसीलिए गोरखाओं को हराने के लिए सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों की सहायता करी, और 1814 तक जब गोरखाओं ने वहाँ पर राज्य कर लिया था, शासन कर लिया था, तो उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा गोरखा पराजित हो गए थे, क्योंकि सुदर्शन शाह की हेल्प के द्वारा। ठीक है, तो 1815 से गढ़वाल पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कुछ हिस्सा किसको दिया था, सुदर्शन शाह को भी दिया था मदद कराने के उपहार स्वरूप। तो अंग्रेज़ों ने गढ़वाल को 2 भागों में बांटा, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल हुआ और एक हुआ जो अल्मोड़ा साइड का जो था टिहरी रियासत। तो देखो ये अल्मोड़ा से सटा हुआ ब्रिटिश गढ़वाल था और टिहरी रियासत था। टिहरी रियासत को सुदर्शन शाह को सौंप दिया, और जो ब्रिटिश गढ़वाल था उस पर अंग्रेज़ों ने खुद शासन किया, और 3 मई 1815 को ही वहाँ पर प्रथम कमिश्नर चुना गया, जो कि अंग्रेज़ों का था गार्डनर। ठीक है, कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर इसका पूरा नाम था, जो कि 3 मई 1815 को यहाँ का प्रथम कमिश्नर बना। फिर यहाँ पर हुई संगौली की संधि। ठीक है, संगौली की संधि किस किस के बीच में हुई, अंग्रेज़ों के बीच में हुई और गोरखाओं के बीच में हुई थी। तो अल्मोड़ा से सटा हुआ जो इलाका था वो ब्रिटिश गढ़वाल बोला गया, और अन्य को क्या बोला गया, टिहरी रियासत बोला गया। तो ब्रिटिश गढ़वाल जो था वो अंग्रेज़ों के पास था, और टिहरी रियासत सुदर्शन शाह के पास थी। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल से 1839 में अल्मोड़ा को हटा दिया गया था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो मुख्यालय को अंग्रेजों द्वारा श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था, क्योंकि जो अजयपाल था वो देवलगढ़ से श्रीनगर लाया था, उसी तरह से अंग्रेज श्रीनगर से पौड़ी अपनी राजधानी को ले आए थे। फिर देखिए 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी को घोषित कर दिया था। तो इसी तरह से पौड़ी गढ़वाल ज़िले की स्थापना हुई। यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि पौड़ी जो है ज़िला मुख्यालय बन गया था 1969 से ही। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, पौड़ी की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, पौड़ी गढ़वाल का एक ज़िला मुख्यालय कैसे बना और कितना उसको वक्त लगा, किस सन में वो बना था। तो 1969 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से कहाँ पर स्थापित करी, तो श्रीनगर से पौड़ी करी। अजयपाल ने देवलगढ़ से श्रीनगर करी। जो पौड़ी ज़िला है वो कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है, और 1992 को पौड़ी को हिल स्टेशन भी घोषित कर दिया गया था। तो इतना है पौड़ी का इतिहास, जो कि आपको याद रखना है, मेन चीज़ें इसमें।
अब हम देखने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल का एक मेन टॉपिक जो है उत्तराखंड का पामीर, जो कि दूधातोली को बोला जाता है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न क्षेत्र है। ये टोटल 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में। तो तीनों जिलों के नाम आपको याद रखने हैं कि जो दूधातोली है वो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा तीनों में फैला हुआ है। मध्य हिमालय की श्रेणी में ये आता है। जिस तरह से पौड़ी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आता है, उसी तरह से जो दूधातोली पर्वत है वो मध्य हिमालय श्रेणी में आता है। इसीलिए यहाँ पर अधिकांश मात्रा में बर्फबारी भी होती रहती है। अब यहाँ से जो मेन बात है वो है इसमें से 5 नदियों का उद्गम। दूधातोली पर्वत से 5 नदियों का उद्गम होता है और ये 5 नदियाँ आपसे ऑप्शन में पूछी जाती है कि कौन सी ऐसी नदी नहीं है जिसका उद्गम होता है। तो आपको 5 नदियों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ये हम मैप में देख चुके हैं। पश्चिमी रामगंगा, अट्टागाड़ व वीनो नदी। तो पश्चिमी रामगंगा इसलिए क्योंकि 2 नदियां हैं, 2 रामगंगा है उत्तराखंड में, एक है पूर्वी रामगंगा और एक है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा पौड़ी में बहती है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, अट्टागाड़ व वीनो नदी, ये भी आपको याद रखना है। 5 नदियों का जो उद्गम है, जहाँ से निकलती है, वो है दूधातोली से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अट्टागाड़ के बारे में। तो अट्टागाड़ का पिंडर से मिलन होता है कहाँ पर? चमोली में। दूधातोली से अट्टागाड़ निकलती है और चमोली में जाकर पिंडर से मिल जाती है। इसीलिए ये पिंडर की जो है एक सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, पिंडर की सहायक नदी कौन हो जाएगी? अट्टागाड़ हो जाएगी, जो दूधातोली से निकलती है। उसी तरह से जो अगली नदी है वो है वीनो नदी। वीनो नदी का रामगंगा से मिलन होता है कहाँ पर? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के केदार में होता है इसका मिलन। तो ये आपको याद रखना, दूधातोली से वीनो नदी निकली और अल्मोड़ा जाकर वो रामगंगा से मिल गई। तो ये वीनो नदी जो है रामगंगा की सहायक नदी बन गई। फिर उसके बाद आती है नयार नदियाँ, जो कि 2 टाइप की हैं। नयार नदी को नादगंगा भी कहते हैं और ये पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार है। इन दोनों का ही उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली से होता है। जो पूर्वी नयार है इसमें, ठीक है, पूर्वी नयार जो है जखमूलीधार श्रेणी से निकलती है। जखमूलीधार श्रेणी कहाँ पर है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला में से ही एक श्रृंखला होगी जिसमें से ये निकलती है। ठीक है, इसको जो जखमूली श्रेणी से निकलती है, इसको जो जखमूली श्रेणी है उसको सन्यूसी या फिर कैन्यूरागाड़ भी कहते हैं। अब जो पश्चिमी नयार है, पश्चिमी नयार का जो है किस नाम से निकलती है? श्योलीगाड़ और ढाईजूलीगाड़। पूर्वी नयार सन्यूसी कैन्यूरागाड़ नाम से निकलती है और पश्चिमी नयार जो है वो श्योलीगाड़ और ढाईजूलीगाड़ के नाम से निकलती है दूधातोली पर्वत से। अब ये दोनों जो हैं वो क्या होती हैं? ये दोनों सतपुली नाम की जगह पर नयार या फिर नादगंगा नाम से मिलती हैं। दोनों मिलकर सतपुली में जाती हैं। जिस तरह से वीनो और अट्टागाड़ के बारे में आपने समझा कि अट्टागाड़ चमोली में जाती है और पिंडर से मिल जाती है, और वीनो रामगंगा से मिलती है कहाँ पर? अल्मोड़ा के केदार में। उसी तरह से पश्चिमी और पूर्वी जो नयार होती है वो सतपुली नाम की जगह पर मिलती है और इसको वहाँ पर नयार या फिर नादगंगा कहते हैं। फिर ये जाते हुए फुलचट्टी नाम स्थान पर व्यास घाटी में गंगा से मिल जाती है। तो देखो, जब हमने मैप पढ़ा था अभी शुरुआत में, तब आपको फुलचट्टी वाला स्थान दिखा होगा। तो फुलचट्टी नाम स्थान पर व्यास घाटी में ही गंगा नदी से मिल जाती है। पश्चिमी रामगंगा के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा के बारे में देखेंगे तो ये चमोली, अल्मोड़ा व पौड़ी में प्रवाहित होती है पश्चिमी रामगंगा, और कालागढ़ बांध पर विद्युत उत्पादन के बाद यूपी के कन्नौज में गंगा में समाहित हो जाती है। तो कालागढ़ बांध हमने मैप में पढ़ा था, कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल जिले में है। और किस नदी पर ये बना हुआ है बांध? ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर बना हुआ है, जो पौड़ी में है, कालागढ़ बांध। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन करती है और यूपी के कन्नौज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। पश्चिमी रामगंगा नदी के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये दूधातोली से तो निकलती है, लेकिन ये सबसे लंबी नदी है दूधातोली पर्वत से निकलने वाली। 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है पश्चिमी रामगंगा, जो दूधातोली से निकलती है और सबसे लंबी नदी है। दूधातोली जो है प्राकृतिक सौंदर्यता, पर्यावरण की दृष्टि से और जंगली जीव के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसी कारण यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे होंगे, तो तब उन्होंने दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए विनती करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, या फिर एक सुझाव दिया था। 1960 की ये बात है, जब
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला था कि दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाए, क्योंकि वे चाहते थे कि जो दूधातोली है उसको पूरे भारत में प्रसिद्धि मिले। ठीक है, तो इस जगह से उनको ज़्यादा ही अटैचमेंट था, तो इसीलिए वो ये भी चाहते थे कि जो नयार घाटी से होते हुए एक ट्रेन आए जिसका नाम रखा जाए दूधातोली ट्रेन। ठीक है, तो उनका ये एक सपना और था। और इसी तरह से वो ये चाहते थे कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनकी समाधि दूधातोली में ही बनाई जाए। तो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनकी समाधि को यहीं पर कोदिया बगड़ नाम के स्थान पर दूधातोली में बनाया गया है। ठीक है, कोदिया बगड़ में 12 जून को मेला भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में ही 12 जून को कोदिया बगड़ में मेला लगता है। उनकी समाधि कहाँ पर है? दूधातोली में। इनकी समाधि के साथ ही बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी, उन्होंने भी अपनी समाधि के लिए दूधातोली को ही चुना। ठीक है, इतना याद रखना है आपको दूधातोली के बारे में। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है दूधातोली के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ पौड़ी गढ़वाल ज़िले में बहने वाली अन्य नदियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली आती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी, इसका उद्गम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? चमोली से होता है, क्योंकि चमोली से बहते हुए ही रुद्रप्रयाग, टिहरी इस तरह से पौड़ी में आती है। तो इसका उद्गम संतोपत ग्लेशियर से होता है। इसे अलकापुरी बांक हिमनद भी कहते हैं। संतोपत हिमनद का जो दूसरा नाम है अलकापुरी बांक हिमनद भी है। जो अलकनंदा नदी है वो चमोली से निकलती है, फिर रुद्रप्रयाग पहुंचती है, फिर पौड़ी पहुंचती है, फिर टिहरी के देवप्रयाग पहुंचती है और भागीरथी से मिल जाती है। तो देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? गंगा कहलाते हैं। और यहाँ पर गंगा नाम से ये आगे बढ़ती हुई कहाँ पहुँच जाती है? देहरादून और फिर हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद ये राज्य के बाहर यूपी में मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, तो ये गंगा नदी कहलाते हुए आगे बढ़ती है। तो इतना है अलकनंदा नदी के बारे में। इसके बाद आपको एक दो ताल याद रखने हैं, जिसमें कि दूधातोली के पास ही एक दुग्ध ताल नाम है, तो आपको नाम से पता चल जा रहा होगा दुग्ध ताल दूधातोली के पास में ही होगा। उसी तरह से एक तारा कुंड है और एक हाथी कुंड झील है, ये भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। तो झीलों में आपको इतना ही याद रखना है, तारा कुंड, हाथी कुंड और दुग्ध ताल। फिर यहाँ पर कुछ परियोजनाएं हैं जो किन किन नदियों पर बनी है वो भी देख लेते हैं। रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना तो नाम से पता चल रहा है कि ये रामगंगा नदी पर बनी होगी। ये लगभग 198 मेगावाट की परियोजना है और इसे बनाया था 1976 से 1978 में। तो काफ़ी पुरानी ये परियोजना है, रामगंगा नदी पर बनी है और ये पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है। फिर उसके बाद आता है चीला परियोजना। तो चीला परियोजना भी पौड़ी गढ़वाल में है, ये गंगा नदी पर है, लगभग 144 मेगावाट की इसकी क्षमता है। फिर उसके बाद आता है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, जो कि पौड़ी के श्रीनगर में ही है और ये अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। 330 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और अगली जो परियोजना है, लास्ट परियोजना पौड़ी में आती है, उत्यासू बांध परियोजना, ये भी पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है। अब इसके बाद हम इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे जलप्रपात, क्योंकि हमने नदियों से संबंधित हर चीज़ देख ली है, नदियाँ देख ली है, उनके उद्गम, उनके मिलन और परियोजनाओं के साथ ताल भी देख लिए हैं। और अब लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है जलप्रपात, यानी कि झरने। तो देखिए 2-4 पौड़ी गढ़वाल में जलप्रपात हैं, जिसमें एक है रमेशपुर, जिसको कि रामपुर जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। एक यहाँ पर है चूनाधार प्रपात, एक है भानुमती जल स्रोत और लास्ट यहाँ पे आता है गौरीचर झरना। जो गौरीचर झरना है इसके बारे में यह बात याद रखनी है कि जो ये झरना है वो पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है और ये पूर्वी नयार नदी पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी नयार नदी यहाँ पर बहती है, गौरीचर झरना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो पौड़ी गढ़वाल ज़िले की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी कल आएगी, जिसमें कि हम मंदिर, मेले और अन्य विविध तथ्य जो भी कुछ छूटा है पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।